तो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। ठीक है, चलो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि ड्रग एंटागोनिज्म, ड्रग टॉलरेंस एंड ड्रग डिपेंडेंस। ठीक है, शुरुआत करते हैं ड्रग एंटागोनिज्म से। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है, तो है कि द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज डिमिनिश्ड और कंप्लीटली एबोलिश्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग। ओके, अब एंटागोनिज्म का एंटा का मतलब होता है अपोजिट और एगोनिज्म का मतलब होता है एक्शन। ओके, तो अपोजिट एक्शन, तो उसमें यही दे रखा है कि द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज डिमिनिश और कंप्लीटली एबोलिश्ड का मतलब होता है कंप्लीटली स्टॉप हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग। ओके, अब बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एंटागोनिज्म होता है। ओके, और उसमें से है एंटागोनिज्म के टाइप्स, दैट इज फिजिकल, केमिकल, फार्माकोकाइनेटिक, रिसेप्टर एंड फिजियोलॉजिकल। ठीक है, अब इधर पे भी मैं फिर से बार बार बना दूँगा, तो ये टर्म्स जहाँ पे भी आएगी मैं आपको याद दिलाता चलूँगा। फार्माकोकाइनेटिक्स इज समथिंग दैट द बॉडी डज टू द बॉडी एंड फार्माकोडायनेमिक्स इज द एक्शन विच ड्रग डज टू द बॉडी। ओके, डी डी याद रखना है आपको। ओके, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ये हो गया, और एंटागनिज्म का मतलब होता है अपोजिट एक्शंस। ओके, अब देखते हैं फिजिकल एंटागोनिज्म सबसे पहले हम। ओके, तो फिजिकल एंटागोनिज्म इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। एग्जाम्पल, एक्टिवेटेड चारकोल इन एल्कोलाइट पॉइजनिंग। अब एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, क्या है ना, वो एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन इट इज़ अ सरफेस फिनोमेनन, नॉट एब्जॉर्प्शन, इट्स एड्जॉर्प्शन। वो एड्जॉर्प्शन जो सरफेस फिनोमेनन है वो बढ़ा देगा, जिससे कि वो एल्कोलाइट पॉइजनिंग को कम करेगा। ओके, इट विल एड्जॉर्ब्स ऑल द टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस। ठीक है, अंदर तक कुछ जाने नहीं देगा। ओके, अब सेकंड है केमिकल एंटागोनिज्म। केमिकल एंटागोनिज्म में क्या होता है कि व्हेन टू ड्रग्स रिएक्ट द इफेक्ट ऑफ द एक्टिव ड्रग इज लॉस्ट। ओके, एग्जांपल उसके क्या है कि चिलेटिंग एजेंट्स, जैसे कि डाइमर कैप्रोल दैट बाइंड्स टू द हैवी मेटल एंड रिड्यूस इट्स टॉक्सिसिटी। या फिर चिलेटिंग एजेंट्स का बहुत एक अच्छा एग्जांपल है EDTA। ओके, इथिलीन डाई अमाइन टेट एंड टेट्रामाइंस। ओके, तो EDTA भी यूज़ होता है, जो है ना हैवी मेटल्स के ट्रांजिशन स्टेट को चेंज करके उसकी टॉक्सिसिटी कम कर देते हैं। ओके, तो मतलब केमिकल एंटागोनिज्म का सिंपली मतलब वही है कि वो जब ड्रग बाइंड करे, जब जो टॉक्सिक ड्रग के साथ इफ, और वो एक्टिव ड्रग जो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है उसको, उसकी प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर दे। ओके, ड्रग्स मिक्स विथ सेम सिरिंज, heparin mixed with penicillin, tetracycline, this should not be done because the drug loses property। बस अब इसमें ऐसा भी है कि heparin mixed with penicillin, tetracycline, और ये क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज heparin अगर पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के साथ मिक्स हुआ तो ड्रग प्रॉपर्टी, अपनी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी है वो लूज़ कर जाएगी एंड फिर पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ओके, अब थर्ड टाइप का एंटागोनिज्म है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ओके, अब फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में क्या होता है कि इट इज़ अ इंटरेक्शन ऑफ टू ड्रग्स अपोजिंग एक्शन इन द बॉडी टेंड टू कैंसिल ईच अदर। अब इसमें क्या होगा कि दो ड्रग ऐसे अपोज करेगी एक्शन कि एक दूसरे के एक्शन को ही मार देगी। ओके, या फिर कंट्राडिक्ट कर देगी। ओके, तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा, फिजिकल में क्या हुआ कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग को बंद कर रही है। केमिकल में क्या हुआ कि एक की वजह से दूसरा स्टॉप हो रहा है, एंड अब अभी क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे की वजह से स्टॉप हो रहा है। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है कि हिस्टामिन एंड एड्रेनलिन ऑन ब्रोंकियल स्मूथ मसल। ठीक है, तो हिस्टामिन क्या करेगा, वो कंस्ट्रिक्ट करेगा, कंस्ट्रिक्शन कर देगा वेसल को, एंड एड्रेनल हिस्टामिन डायलेट करेगा ब्लड वेसल्स को, एंड एड्रेनलिन क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को। ओके, ठीक है, एंड ग्लूकागॉन क्या करेगा, जो लेवल है शुगर का वो ब्लड में बढ़ाएगा, एंड इंसुलिन क्या करेगा, उसको कम करेगा। ओके, तो दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ओके, एंड लास्ट है फार्मेको फोर्थ है फार्मेकोकाइनेटिक एंटागोनिज्म। इसमें क्या है कि एंटागोनिस्ट, तो एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। ओके,
कि वो क्या करेगा कि एक्टिव कंसंट्रेशन जो एक्टिव ड्रग है उसको रिड्यूस करेगा, एंड जो साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे काम करेगा उसको भी रिड्यूस करेगा। ओके, एंड रेट ऑफ मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन ऑफ द एक्टिव ड्रग इज इंक्रीज्ड। तो जैसे कि कंसंट्रेशन एक्टिव ड्रग की कम करेगा तो उसका डिग्रेडेशन को बढ़ा देगा। एग्जांपल क्या है, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म of warfarin is increased by phenobarbital. Okay, and reduced rate of absorption of active drug from GIT. Reduced rate of absorption of active drug from GIT. अब वो क्या करेगा कि एब्जॉर्प्शन की रेट को GIT से कम कर देगा, एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ रीनल एक्सक्रीशन। ओके, तो वो काम करेगा। एंड फिफ्थ इज एंटागोनिज्म बाय रिसेप्टर ब्लॉक। अब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंटागोनिज्म बाय रिसेप्टर ब्लॉक। ठीक है, तो हम आइए इसको देखते हैं कि व्हाट इज एंटागोनिज्म ऑफ रिसेप्टर ब्लॉक। इट इज़ दैट एंटागोनिस्ट डज नॉट एक्टिवेट द रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करते। प्रिवेंट्स ऑक्यूपेंसी ऑफ रिसेप्टर बाय स्पेसिफिक एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट क्या करेगी, स्पेसिफिक एगोनिस्ट मतलब वो पर्टिकुलर ड्रग एक्शन को वो प्रमोट करेगी। ठीक है, इट कैन बी डन बाय रिवर्सिबली कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म या फिर इरिवर्सिबल और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। ओके, ठीक है, सॉरी। एंड अब देखते हैं पहले भी सब टाइप को, एंटागोनिज्म बाय रिसेप्टर ब्लॉक के। रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, इट इज़ द कॉमनेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटागोनिज्म। ओके, सरमाउंटेबल होता है, मतलब इट्स फिजिबल, पॉसिबल हो सकता है। इंक्रीजिंग एंटागोनिस्ट कंसंट्रेशन दैट लीड्स टू द प्रोग्रेसिवली इनहिबिट ऑफ एगोनिस्ट। अब वो जो क्या करेगा कि एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो जो एगोनिस्ट जो सपोर्ट कर रहा है ड्रग की एक्शन शो करने में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको इनहिबिट करेगा। एंड इंक्रीजिंग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ओवरकम्स द इफेक्ट ऑफ एंटागोनिस्ट। अब इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हो रहा है तो इट विल ओवरकम द इफेक्ट ऑफ एंटागोनिस्ट। ठीक है, ड्रग रेस्पॉन्स कर्व ऑफ एगोनिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिस्ट शिफ्ट टू राइट। ओके, तो आप इधर देख सकते हैं, बट देर इज नो सप्रेशन ऑफ द मैक्सिमल रिस्पॉन्स ऑफ द एगोनिस्ट। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो, आप फ्रैक्शनल ऑक्यूपेंसी और अगेंस्ट कंसंट्रेशन, जैसे 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 हम एंटागोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो वो शिफ्ट होते जा रही है, मतलब बढ़ती चली जा रही है। बट जो इफेक्ट है एगोनिस्ट का वो एक जगह पे जो डॉटेड लाइन है उधर पे जाके इनहिबिट हो गया है। ठीक है, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए ड्रग की इफेक्ट को शो करने के लिए, वहाँ पे नहीं बढ़ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, एंड द एंटागोनिस्ट हैव इनहिबिटेड द एगोनिस्ट, एंड सो जैसे जैसे ये राइट शिफ्ट होता चला जाएगा वैसे वैसे वो एंटागोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, बट एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन वही रहेगा। तो उसकी वजह से एंटागोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एंड एंटागोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली रिसेप्टर पे क्या बोलते हैं वो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे एगोनिस्ट, और एगोनिस्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे तो एक्शन शो नहीं कर पाएंगे, एंड द टॉक्सिक इफेक्ट विल बी रेड्यूस्ड। सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इट इज एंटागोनिस्ट नॉट लाइक एगोनिस्ट। अब इसमें क्या था, पहले में रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है कि एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे, बट इधर पे नॉन कॉम्पिटिटिव है तो सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। एंटागोनिस्ट बाइंड्स टू अ डिफरेंट एलोस्टेरिक साइट। अब इधर पहले केस में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक ही साइट के लिए compete कर रहे थे, और पर इधर क्या होगा कि डिफरेंट एलोस्टेरिक साइट होगी। ओके, लीड्स टू कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द रिसेप्टर्स, नो लॉन्गर बाइंड्स टू द एगोनिस्ट। ठीक है, अब इसमें है ना कन्फर्मेशनल चेंज, जैसे कि रिसेप्टर अगर स्फीयर शेप में है तो वो स्क्वायर या फिर क्यूबॉइडल शेप में हो जाएगा, जिससे कि पूरा उसका कन्फर्मेशनल और फिर उसके डायमेंशन ही चेंज हो जाएगा, ताकि जब एगोनिस्ट आके बाइंड करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। ओके,
results in failure of transduction mechanism and no action by agonist is produced. जब बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो एगोनिस्ट क्या ही एक्शन प्रोड्यूस करेगा. ओके. फ्लैटनिंग ऑफ द स्लोप एंड द रिडक्शन इन द मैक्सिमल रिस्पॉन्स ऑफ द एगोनिस्ट लॉग कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व. ओके. अब ये कर्व समझना ज़रूरी है. देखो पहले तो ड्रग अलोन है. ओके. एंड इधर पे हमने ड्रग विथ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. ठीक है. तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या लगा था कि वो एक बार पे कंस्टेंट हो गया था एंड इट वाज जस्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट साइड. ठीक है. इफेक्टिव कंसंट्रेशन फॉर ड्रग अलोन और इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. ठीक है. तो उसमें क्या था कि ये पहला ड्रग अलोन है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में. मैं मेरे पहले जब ड्रग अलोन की बात कर रहा हूँ उस पे जहाँ पे अब मैंने डॉटेड लाइन करके एरो बनाया वहाँ पे कंसंट्रेट करिएगा आप. ओके. कि वहाँ क्या है कि ड्रग कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है. इफेक्टिव कंसंट्रेशन फॉर ड्रग अलोन इन द नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म. ओके. तो उसमें ड्रग अलोन है तो उसका एक सिग्मॉइड शेप कर रहा है. एंड द सेकंड कंडीशन. ठीक है. ड्रग विथ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म. उसमें क्या है इफेक्टिव कंसंट्रेशन फॉर ड्रग विथ प्रेजेंस ऑफ एंटागोनिस्ट. तो उसका देखिए उसका जो स्लोप है वो धीरे धीरे बढ़ता गया. वो भी बढ़ता चला गया. ओके. तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे राइट शिफ्ट होगा वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता गया. ओके. और वही सेम एग्जांपल देख रहा है कि राइट में शिफ्ट हो रहा है तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को शो कर रहा है. बट नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा कि वो साइट ही चेंज कर देगा तो कंपटीशन ही नहीं होगा. तो फिर ऑब्वियस सी बात है. अभी बीच वाले ग्राफ को देखिए आप कि कंपटीशन ही जब नहीं हो रहा. ठीक है. जब एलोस्टेटिक साइट ही चेंज हो रही है तब कंपटीशन की ज़रूरत ही नहीं है. तो बेस लेवल डिफाइन ही नहीं होगा. उसका स्टार्टिंग तो कॉमन होगा बट जो उसका सिग्मॉइड शेप का जो स्लोप होगा वो सिग्मॉइड शेप का स्लोप ही कम होगा अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव. बिकॉज कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा तो जो इंटरेक्शन होगा वो भी कम होगा. और इंटरेक्शन जब होगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है जो मैक्सिमम लेवल होगा उसको रीच करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. तो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एंड रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म. ठीक है. तो बेसिकली 4 टाइप की एंटागोनिज्म थी. पहले एंटागोनिज्म की डेफिनेशन हमने देखी कि क्या है कि व्हाट इज़ एंटागोनिज्म. एंड उसमें है कि एंटागोनिज्म की डेफिनेशन क्या होती है. तो हमने पता चला कि इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज डिमिनिश्ड और कम्प्लीटली एबोलिश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग. अब 5 टाइप के हमने एंटागोनिज्म देखे. फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, केमिकल, फार्माकोकाइनेटिक, रिसेप्टर एंड बस. ओके. फिजिकल, केमिकल, फार्माकोकाइनेटिक, रिसेप्टर एंड फिजियोलॉजिकल. अब फिजिकल में फिजिकल प्रॉपर्टी को इनहिबिट कर रहा था. केमिकल में एक ड्रग दूसरी ड्रग की एंटागोनिस्ट हो रहा था. फिजियोलॉजिकल में एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हो रहे थे. सभी हार्मोन्स या एंजाइम्स बोल सकते हैं. फार्माकोकाइनेटिक में हमने क्या देखा कि एंटागोनिस्ट है वो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव ड्रग ऑफ साइट और साइट ऑफ एक्शन को रिड्यूस करेगा एंड उसकी डिग्रेडेशन को बढ़ा देगा जिससे कि जो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन या टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके या फिर जो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो बढ़ सके. ओके. एंटागोनिज्म बाय रिसेप्टर ब्लॉक को हमने क्या किया कि रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. फिर ये दो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कंसंट्रेशन के अगेंस्ट फ्रैक्शनल ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है कॉम्पिटिटिव में और वैसे ही जो फ्रैक्शनल ऑक्यूपेंसी और ड्रग कंसंट्रेशन में नॉन कॉम्पिटिटिव में वो स्लोप तो सेम रहेगा बट जो मैक्सिमल लेवल है वो पहले ही अचीव हो जाएगा. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दैट इज ड्रग टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस. ठीक है. अब व्हाट इज ड्रग टॉलरेंस. टॉलरेंस क्या होता है. रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स हायर देन अर्लियर. मतलब कि क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है कि अगर हम एक दवाई ले रहे हैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की. आज हमको 50 मिलीग्राम्स कोई भी टैबलेट चाहिए. ठीक है. 50 या 100 मिलीग्राम्स टैबलेट. बट 1, 2 या 4 साल बाद वो उसके लिए हमारी टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी कि इतनी तो अब है ना हमको थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए कि मतलब पहले 100 चाहिए तो अब 150 या 125 चाहिए. तो वो रिसेप्टर उधर पे ना डिग्रेड हो जाते हैं और या फिर बढ़ जाते हैं रिसेप्टर कि हमको इनके बिना नहीं चलेगा. ठीक है.
तो उसको अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड बोल सकते हैं हम। ओके, इसके एग्जांपल है लॉस ऑफ थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ सल्फोनिल इन डायबिटीज़ 2 एंड बीटा एगोनिस्ट इन एस्थमा। उसमें क्या है कि 3 टाइप के टॉलरेंस होते हैं, एक तो नेचुरल टॉलरेंस, एक्वायर्ड टॉलरेंस एंड ग्रोस टॉलरेंस। ठीक है, तो एग्जांपल में हमने देखा सल्फोनिल इन डायबिटीज़ 2 एंड बीटा एगोनिस्ट इन एस्थमा। ठीक है, एंड उसमें क्या हो रहा था कि बिफोर 500 mg वॉज रिक्वायर्ड फॉर एक्स रेस्पॉन्स, बट ड्यू टू टॉलरेंस 800 mg रिक्वायर्ड फॉर एक्स रेस्पॉन्स। अब मैंने वही बोला ना कि क्रॉनिक स्टेज में कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ड्रग वो बढ़ जाती है एक वही स्टेबल रिस्पॉन्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो पहले मैंने बात की नेचुरल टॉलरेंस, तो वो क्या होता है, द species individual is less sensitive to given drug. Example, rabbits are tolerant to atropine and hyporesponsive people for beta blocker receptors. ठीक है, कि individual is less sensitive to the given drug. Okay, acquired में क्या है, acquired में है कि this is the result of the repeated use of drugs in an individual who is initially responsive for the same drug. इसमें बोला गया कि रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग है जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिव ऑफ द सेम ड्रग कम हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है। ओके, तो एग्जांपल है CNS डिप्रेसेंट है, अल्कोहल है, या फिर एनाल्जेसिक एंड यूफोरिक एक्शन ऑफ मॉर्फिन। ओके, फिर क्रॉस टॉलरेंस क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू फार्मेकोलॉजिकल रिलेटेड ड्रग्स। एग्जांपल जनरल एनेस्थेटिक। ओके, इफ एनी पर्सन टेकिंग अल्कोहल देन बार्बिचुरेट। फिर डिपेंडेंस क्या है कि अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग फॉर फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि एक क्रॉनिक अल्कोहलिक को आप बोलोगे कि एक दिन दारू मत पी, तो वो डिपेंडेंस इतना हो जाता है उस पर कि वो पागलों जैसी हरकतें करेगा, मतलब उसकी बॉडी को है ना चलेगा ही नहीं। उसको फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मान लाने के लिए हमको उसको अल्कोहल देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल ऑफ ड्रग टॉलरेंस में मैंने कुछ बनाया है डायग्राम रिलेटेड, तो समझाने के लिए कि देखो कोके इसमें पहले ये एक साइनेप्स का मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये एक हेल्दी रिसेप्टर है एंड इधर से जो स्टिमुलेटेड मॉलिक्यूल से ACH के वो बाइंड करेंगे इधर पे। तो इसमें क्या है कि कोकेन ओवर स्टिमुलेट्स द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर हो जाएगा। तो ये जो रिसेप्टर है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ये पहले तो हेल्दी अमाउंट ऑफ रिसेप्टर है। ओके, पहले हेल्दी अमाउंट ऑफ रिसेप्टर थे, बट कोकेन हम अगर बार बार लेते रहेंगे तो डाउन रेगुलेशन कर लेगा। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि या तो अप रेगुलेशन करेगा या फिर डाउन रेगुलेशन कर देगा वो। ओके, तो अगर डाउन रेगुलेशन कर लेगा तो रिसेप्टर डाउन रेगुलेटेड एंड मोर ड्रग इज नाउ एडेड टू गेट द सेम इफेक्ट। ठीक है, तो रिसेप्टर कम होंगे तो वो बॉडी क्या बोलेगी, मुझे इतना इफेक्ट शो करने के लिए मुझे और ज़्यादा दो। तो डाउन रेगुलेशन हो जाए जिससे कि वो कोकेन और लेने लगेगा एंड धीरे 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 वो CNS डिप्रेस करता चला जाएगा एंड फिर इट विल लीड टू सम फैटल इफेक्ट्स। ठीक है, तो टू मच स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर कॉजेज डाउन रेगुलेशन। ठीक है, एंड उसी सेम जगह हमने एक और एग्जांपल दिया है कि जब हम पेन किलर लेते हैं, पेन किलर या फिर, तो इट विल ब्लॉक द पेन रिसेप्टर एंड लेस पेन रिसीव्ड। तो वो उसका एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है कि हेल्दी नंबर ऑफ पेन रिसेप्टर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अप रेगुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर। ओके, तो उससे क्या होगा, ये नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ, सॉरी मैं, हेल्दी नंबर ऑफ रिसेप्टर है, अप रेगुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर, मोर पेन इज परसीव्ड, नीड मोर पेन किलर टू कीप द पेन एट बे, या फिर पेन को कंट्रोल में रखने के लिए हमको और पेन चाहिए। तो इसमें भी वही सेम एग्जांपल है कि पेन किलर्स को लिया तो पहले तो डाउन रेगुलेशन हो रहा था, पर इसमें पेन किलर्स लेने के बाद अप रेगुलेशन हो जाएगा एंड मोर रिसेप्टर्स पहले से ज़्यादा आ जाएंगे, तो पेन रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे, तो उससे हमको और पेन होगा। इसलिए बोलते हैं कि नॉर्मल इन्फेक्शन हो या फिर सर्दी खांसी हो या फिर कुछ भी आपको चोट वोट लग जाए तो है ना, पेन किलर्स या मेडिसिन प्रीफर नहीं करते। इट शुड बी हील्ड नेचुरली, बिकॉज अगर आप पेन किलर खाओगे तो टेम्पररी तो रिलीफ मिलेगा, बट जो अप रेगुलेशन होता है और उसके क्रॉनिक यूज़ के बाद जो हमको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे दैट विल बी हार्मफुल। सो हमको बोला जाता है कि
मत लिया करो पेन किलर्स बार बार, ओके। एंड इधर पे एक स्पेशल टर्म है जो 1 मार्क में हम पूछ लेते हैं, दैट इज टेकीफाइलेक्सिस। तो टेकीफाइलेक्सिस होता क्या है? टेकीफाइलेक्सिस रिफर्स टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस व्हेन डोजेस ऑफ ड्रग रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन रिजल्ट इन मार्क्ड ऑफ रिडक्शन ऑफ रेस्पॉन्स। मतलब वो रैपिड डेवलपमेंट करता है। इधर पे तो क्या क्रॉनिक स्टेज में ये सब डेवलपमेंट हो रहे थे, बट उसमें क्या होता है टेकीफाइलेक्सिस में, टेकी मतलब बढ़ना है, फाइलेक्सिस मतलब एक्शन। तो कॉन्स्टेंटली रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस का अचानक से बढ़ जाना ड्यू टू रिपीटेड यूज ऑफ एंड बार बार एंड एक के बाद एक सक्सेशन हो जाना, एंड उससे बहुत ही रिस्पॉन्स में रिडक्शन आ जाता है, दैट इज डाउन रेगुलेशन कॉज कर देता है। तो उसके एग्जांपल क्या है? एफिहेड्रिन एंड टायरामीन, ओके। तो सिंपल हमने कौन कौन से टॉलरेंस पढ़े? पहले तो है ना, टॉलरेंस की डेफिनेशन एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि टॉलरेंस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई डोज ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस ऑफ अ गिवन रिस्पॉन्स देन अर्लियर। मतलब टॉलरेंट हो जाएगी कोई भी बॉडी ड्रग के लिए, तो उसको एक पर्टिकुलर एक्शन को शो करने के लिए वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग से ज़्यादा की क्वांटिटी चाहिए होगी, ओके, ठीक है। अब उसने हमने 3 टाइप की पढ़ी, दैट इज़ नेचुरल, एक्वायर्ड एंड क्रॉस, ओके। अब नेचुरल में क्या था कि वो पहले से इंड्यूस्ड ही होता है कि जैसे कि हमने देखा कि रैबिट्स आर टॉलरेंट टू एट्रोपिन एंड हाइपो रिस्पॉन्सिव पर्सन्स फॉर बीटा रिसेप्टिव ब्लॉक। अब एक्वायर्ड में क्या है कि बार बार यूज़ करने से एक ही ड्रग पे हम रिस्पॉन्सिव उसके टॉलरेंट हो जाते थे, जिससे कि हमको ज़्यादा लेने की इच्छा होती है, दैट इज़ सीएनएस डिप्रेशन, अल्कोहल या फिर कोकेन। क्रॉस टॉलरेंस में क्या है कि फार्मेकोलॉजिकल रिलेटेड ड्रग्स की वजह से हमको टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, दैट इज़ जनरल एनेस्थेटिक एंड बारबिचुरेट्स। अब डिपेंडेंट में मैंने अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन बोला, तो डाउन रेगुलेशन में कोकेन में वो डाउन रेगुलेशन कर देगा, जिससे कि हम और लेते चले जाएंगे एंड इट विल लीड टू द फैटल डिफेक्ट्स, ओके। एंड पेन किलर में हमने देखा कि वो अप रेगुलेशन कर देगा, जिससे कि पेन हमको दूसरी बार अगर हमको लगी तो और हमको पेन किलर्स खाने की ज़रूरत पड़ेगी, दैन दिस विल ऑल्सो लीड टू सम टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड कोई भी डाउट हो तो जस्ट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। एंड मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आई एम डूइंग अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट कि आपको पहुंचा सकूँ सिंपलर वे में। और नोट्स के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हर बार डाल देता हूँ। मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी फॉलो करो, एंड यू विल गेट ऑल द अदर मटेरियल्स, जैसे कि मैरो है, प्रेप लेडर है, या फिर कोई भी अच्छी बुक्स है सेकेंड ईयर की एमबीबीएस की, वो आपको उधर पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड प्रेफरेबली आई विल कम अप विथ मोर एंड मोर न्यू कंटेंट एंड न्यू आइडियाज़। तो आपको अगर डिस्क्रिप्शन में मुझे सजेशंस देना है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, ओके। थैंक यू।